तो सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में स्वागत है। तो आज देखेंगे हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो चैप्टर चल रहा है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, उसका टॉपिक नंबर 4 अब तक बना दिए थे। 5वें में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा ऑक्सीकारक क्या है। प्रश्न है ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक किन्हें कहते हैं, ऑक्सीकरण को भी इसी में मैं समझा दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने प्रश्नों के आंसर शायद पहले ही लिख लिए हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा आपकी में। तो प्रश्न है हमारा ऑक्सीकारक क्या है। तो आंसर, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। यानी ऑक्सीजन, और कोई ऑक्सीजन युक्त पदार्थ है पहले से, उसमें किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तब उन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो आंसर में मैंने लिखा कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। और इस प्रकार से जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण की इसमें भी हो गई। तो इसमें हमारे ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका सूत्र है KMnO4, और अम्लीय जो हमारा K2Cr2O7 पोटेशियम, इसे कहेंगे पोटेशियम बाइक्रोमेट। तो सभी की समझ में आ गया होगा। यानी जो पदार्थ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये अम्लीकृत ऑक्सीजन है, ये पोटेशियम डाई, ये क्रोमेट है। आप समझे, डाई दो से बोल देते हैं, डाई क्रोमेट। और जो अभी मैंने बाई बोल दिया था, बाई एच को बोलते हैं, बीच में एच आती है। तो दूसरा प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो जैसे आपका डिटर्जेंट सर्फ है हमारी सामान्य भाषा में, तो सर्फ से हम क्या जल को पहचान सकते हैं, ये जल कठोर है या मृदु है या सामान्य जल है। तो इसका आंसर है नहीं पहचान सकते। साबुन से पहचान सकते हो, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, वो केवल सामान्य जल के साथ झाग देता है। तो हम सर्फ को उपयोग करके नहीं पहचान सकते ये साबुन है या ये कठोर जल है या मृदु जल है। क्यों? क्योंकि सर्फ कठोर और सामान्य जल, मृदु जल दोनों के साथ में झाग देता है। इस वजह से हम सर्फ से नहीं बता सकते जल का लक्षण क्या है, कठोर जल है या मृदु जल है। तो मैंने आंसर लिखा नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, या डंडे से पीटते हैं, या ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। आपको पता ही है, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। यानी कपड़ा जब साफ करते हैं तो उसे रगड़ते हैं या डंडे से इत्यादि रूप से आप घर में जो उपयोग करते हैं जैसे कपड़े को साफ करने के लिए, तो ये क्यों करते हैं। तो आंसर है हमारा कि जब साबुन के विलयन में गंदे कपड़ों को डालते हैं तो उसमें मिसाइल उत्पन्न हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने मिसाइल को समझाया था। तो मिसाइल उत्पन्न हो जाता है, मिसाइल का यानी
इस मिसाइल को उपयोग करते हैं कपड़े के अंदर से तेल या धूल के कणों को बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से मिसाइल उत्पन्न करने के लिए मिसाइल कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाए, इस कारण से उसे पीटते हैं, रगड़ते हैं। तो आंसर हमने लिखा, साबुन के विलयन में गंदे कपड़ों को डालकर हिलाने से या रगड़ने से मिसाइल का निर्माण होता है। मिसाइल कपड़ों से तेल या धूल के कणों को हटाने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसे डंडे से रगड़ने के लिए या वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के लिए या ब्रश रगड़ते हैं। तो इनका प्रयोग क्यों करते हैं? मिसाइल उत्पन्न होकर के कपड़े में प्रवेश कर जाए और कपड़े से गंदगी, तेल या धूल के कण बाहर निकल जाएं, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो मक्खन है या आपका खाना बनाने वाला तेल है, इनके बीच रासायनिक अंतर बताना है आपको। तो हमने लिखा, इनके अंतर स्पष्ट करने के लिए या कहिए मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर स्पष्ट करने के लिए इन दोनों को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, हमने लिखा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रमित कर देते हैं, तब ये कुछ परिणाम देते हैं। यानी जब इनमें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को अभिक्रमित कर देते हैं, तब ये परिणाम देते हैं। तो परिणाम क्या देते हैं आप समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सभी विद्यार्थी, ये मैं कक्षा 10 की वीडियो को 2-1 दिन बाद इसलिए डालता हूं कि सभी विद्यार्थी इसे बार बार पढ़ करके और इसे याद कर सकें। रोजाना डालूंगा तो आप पिछली वीडियो को देखना बंद कर दोगे, आगे आप पहुंच जाओगे, अगली वीडियो देखोगे। तो इस वजह से 2-1 आध दिन पुरानी वाली वीडियो को जरूर देखा करो और बार बार देखा करो। तो सुनने से, समझने से, जब बार बार तुम उसे देखोगे तो अपने आप कोर्स आपको याद हो जाएगा। तो इनके परिणाम क्या निकलते हैं? तो देखिए, जैसे हमारा ये खाना पकाने वाला तेल है, नंबर 1 है, या कहिए असंतृप्त डबल बॉन्ड युक्त, केवल ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, डबल बॉन्ड वाला। तो असंतृप्त खाना पकाने वाला जो तेल होता है हाइड्रोजन के साथ, असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड युक्त खाना पकाने वाला तेल, तो जब ये जो खाना पकाने वाला तेल है ये हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जो निकिल है, निकिल हमारा उत्प्रेरक है, तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर, 473 केल्विन ताप पर ये वनस्पति घी देता है। क्या देता है? वनस्पति घी देता है।
क्या असंतृप्त डबल बॉन्ड युक्त खाना बनाने वाला तेल हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसे 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब ये क्या देता है? वनस्पति घी देता है। तो अभिक्रिया आप ऐसे लिख सकते हो, खाना पकाने वाला तेल प्लस H2 और यहां लिख देंगे निकेल उत्प्रेरक 473 केल्विन ताप, तो क्या देता है ये? वनस्पति घी देता है। ये इसकी अभिक्रिया हो गई। और इसमें ये है नंबर 2 है संतृप्त, आप संतृप्त को तो समझ ही जाते हो, सिंगल बॉन्ड वाला। तो संतृप्त जो हमारा खाना पकाने वाला तेल है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये तो खाना पकाने वाला है, दूसरा मक्खन था। तो संतृप्त कहिए मक्खन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। अगला हमारा प्रश्न है और सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दिया करें, जो पुराने हैं वो सभी अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो इसे सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आगे हमारे छोटे छोटे प्रश्न हैं अति लघु के रूप में। अगला है प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन की उपस्थिति की मात्रा क्या है? तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न नंबर हमारा 5 है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन की उपस्थिति की मात्रा, कार्बन की उपस्थिति की मात्रा क्या है? तो इसका आंसर है, आप प्रश्न को पूरा लिखें, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन की उपस्थिति की मात्रा 0.02% है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ये तो आपको पहले से ही पता है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये होती है हमारी आंसर में 0.3%, सॉरी 0.03% है। क्योंकि आपने देखा है ऑक्सीजन कितनी होती है, सबसे पहले तो होती है हमारी नाइट्रोजन 21%, 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है 21%। तो 21 और ये 78 99 हो गए। और हमारी CO2 होती है 0.03% और बाकी जो हमारी गैसें बची 0.97%।
वो अन्य गैसें हैं 0.97%। ये 3% है ये, तो 1% इनका टोटल हो गया, 1 और 99 100% हो गया पूरा। तो इस प्रकार से हमारे ये गैसों का रेशियो है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ज्वाला के प्रत्येक कार्बनिक पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? ज्वाला मतलब आग की लौ। ज्वाला के प्रत्येक कार्बनिक पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा ज्वलनशील। तो जलाने वाली हो जाती है ये भी, और सभी नहीं होती हैं, अधिकांश ये ज्वलनशील होती है, अधिकतर। तो यहां आप अधिकांश लगा सकते हो आगे, अधिकांश ज्वलनशील। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई देगा। चलो अगला प्रश्न है, कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम बताइए। कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम बताइए। तो क्या होगा? तो ये होता है हमारा आंसर इसका मैथेन, CH4, मैथेन। तो इतने क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और भी हैं अभी और कराऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको कौन सा भी आ जाए आप लिख सकते हो। इसके बाद में हमारे आंसर है, प्रश्न है, कार्बन के दो अपर रूप। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन के दो अपर रूप क्या हैं? तो आंसर, वैसे मैंने 3 बताए थे आपको, हीरा, ग्रेफाइट और एक फुलरीन। उसने 2 पूछे हैं, तो आपके 2 हो गए, हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा बकमिस्टर फुलरीन होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम शॉर्ट में CNG बोलते हैं, जो CNG से आजकल ज्यादातर वाहन चलते हैं। CNG गैस है नेचुरल, ये जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी ये इसमें दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में दिया है शुद्ध, के रूप में के प्रमुख घटक का नाम बताइए। तो प्रश्न को लिख दूं पहले, क्वेश्चन नंबर 10। तो बायो गैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, शॉर्ट में आप CNG बोल सकते हो, गैस के प्रमुख घटक का नाम, के प्रमुख घटक का नाम क्या है? तो प्रमुख घटक है इसका यही मैथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सी, इसमें दे रहा है C3H6 व C3H8
मैं संतृप्त संतृप्त यौगिक कौन सा है? संतृप्त यौगिक कौन सा है? तो ये हमने बता ही दिए। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, अर्थात दुगने से दो अधिक। तो ये तो केवल दुगना है, 3 दूनी 6, दुगने से दो ये है। तो इसका आंसर होगा हमारा C3H8। क्या कहेंगे इसे? प्रोपेन। प्रोपेन। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार तथा संरचना में क्या अंतर होता है? तो समजात श्रेणी के क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, समजात श्रेणी के दो क्रमागत समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच के अणुभार तथा संरचना में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है, तो देखिए ये मैंने प्रश्न में भी आपको कराया था कि ये इसका सदस्यों के अणुभार का अंतर तो 14 है। अणुभार का अंतर ये तो 14 है। वह संरचना में ये होता है CH2। क्या है? CH2। तो आप देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन ये कितना होता है हमारा? 6 नंबर पर। और इसका परमाणु भार है 12 प्लस ये हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, तो 12 प्लस 2 तो 14 का, ये 14 का अणुभार हो गया और CH2 संरचना हो गई है। तो समझ में आ गया होगा आपकी में। तो ये 12 प्रश्न आप सभी इस पाठ के अनुसार देखेंगे। और ये सरलतम कीटोन का नाम, तो सरलतम कीटोन प्रश्न है आपका 13वां, क्वेश्चन नंबर 13, सरलतम कीटोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर है हमारा CH3COOH। तो इसमें दे रहा है CH सरलतम कीटोन CH3COCH3 ये है। तब ये 3C से प्रोपेन और CO लगा है तो प्रोपेनॉन है। तो क्या है ये? सरलतम कीटोन प्रोपेनॉन। और इसमें दिया है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सामान्य सूत्र। तो ये मैंने आपको चैप्टर में जब IUPAC नाम कराए थे तब समझाए थे। और थोड़ा सा अब इसमें मैं अंत में दो एकाध IUPAC नाम बता दूं आपको। कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट बोल रहे थे सर IUPAC नाम थोड़े से और करा दीजिएगा। तो देखो इसमें एक तो थोड़ा सा मैं और अंतर बताऊं, प्रश्न तो अभी और भी है।
चलो एक आध प्रश्न पहले और देख लीजिए, उसके बाद तब मैं आपको ये कराऊंगा IUPAC नाम। तो इसमें अगला प्रश्न है हमारा ये, ज्वाला की प्रकृति क्या होती है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जलाया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जलाया जाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जब जलाया जाता है तो ज्वाला के साथ साथ काला धुआं भी निकलता है। ज्वाला के साथ यानी लौ के साथ काला धुआं भी निकलता है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जलाया जाता है। तो आप सामान्य रूप से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए जब अब यहाँ से आगे सर्दी लगने वाली नहीं, अब दिवाली का समय चल रहा है तो सर्दी लगभग प्रारंभ हो चुकी है। तो इस समय जब जब ज्यादा सर्दी होती है तो उस समय हम अग्नि जलाते हैं। गर्मी यानी ठंड में गांव में कहते हैं उसे हाथ पैर सेकने के लिए जला लेते हैं। तो उस समय जब आग लगाते हैं तो उस समय उसमें से, क्योंकि रात्रि की जो सीलन होती है दिन में भी सीलन ही होती है, तो उस समय हमारा जो कूड़ा करकट है वो सामान्य रूप से नहीं जलता है, चौरे वाला जो खुले में रखा होता है वो। तो जब उसे जलाते हैं तो पहले धुआं निकलता है, गर्म होता है वो, और धीरे धीरे आग निकलना प्रारंभ होती है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जलाया जाता है तो काले धुएं के साथ में ज्वाला निकलती है। अगला प्रश्न है इसमें आपका ये, घरों में प्रयोग होने वाले गैस तथा केरोसिन स्टोव में वायु के लिए प्रवेश छिद्र क्यों होते हैं? तो जब हम जलाएंगे स्टोव को तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें आवश्यक रूप से चाहिए होती है, तो उन छिद्रों से ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य रूप से हमें मिल जाती है और वह नीली ज्वाला के साथ में हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, क्या प्रत्येक तत्व के जलने पर समान रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो नहीं होती। आंसर है हमारा नहीं होती। आपने देखा होगा कई गैसें जब जलती हैं तो नीली ज्वाला निकलती है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चलता, दोपहर के समय आप जलाइए तो पता ही नहीं चलता कि क्या इसमें ज्वाला निकल रही है। और कुछ पीली ज्वाला के साथ जलती हैं, कुछ लाल ज्वाला के साथ जलती हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग ज्वाला के साथ जलती हैं। इसमें प्रश्न दे रहा है कि समान ज्वाला उत्पन्न होती है, तो समान उत्पन्न नहीं होती, अलग अलग होती है। इसके बाद में ये हमारा उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक जो अभी मैंने निकल कराया था, इसको लिख दूं मैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 था अभी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उत्प्रेरक क्या है? तो सामान्य रूप से पहले समझें इसे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? आंसर है इसका, तो कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया मान लो कोई क्रिया हो रही है, तो जब उसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति हो जाती है, मिला दिया जाता है। जिस प्रकार से कोई मिलाया जाता है तो कोई उसके समीप रखा जाता है, तो इस प्रकार से उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया का जो अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, दर होती है, वो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम तब उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो इसमें दे रहा है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, तो लिख दूं मैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं।
बढ़ा देते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपकी में। जैसे इसमें निकेल है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल में कराया था, निकेल क्या है, उत्प्रेरक है, और ये दे रहा है परंतु इनकी उपस्थिति से स्वयं अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज आपके प्रश्न तो इतने ही हैं। इसके बाद में आप देखेंगे जो IUPAC में थोड़ा सा और समझा दूं। IUPAC तो इनको थोड़ा सा और समझ लीजिए। तो इसमें थोड़ी सी एक और मैं समझाऊं कि जैसे यहां अंतर समझिए, जो हमारे प्राथमिक अनुलग्न थे, प्राथमिक अनुलग्न जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और जो हमने कराए थे आपको जो द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न में जैसे OH आता है, CHO आता है, CO आता है और COOH आता है। जब ये आ जाएं उसमें तो इनके प्रभाव को हम पूर्व लग्न बना देते हैं, यानी इनको अंक से दर्शा करके पूर्व लग्न ही बना देते हैं और इनको अनुलग्न के रूप में पीछे लगाते हैं। जैसे अभिक्रिया मान लीजिए आप CH, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इधर मैंने ये OH जोल्ट कर दिया और इधर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 और ये CH3 है। तो देखिए किधर से गिनना प्रारंभ करेंगे आप, 1 2 3 4, 4 नंबर पर ये डबल बॉन्ड आएगा, इधर से 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारी श्रृंखला बनी। तो सबसे पहले हमारी ये इसमें मैथिल है, तो एक सी हमारी श्रृंखला से अलग चला गया, तो इसको अलग कर दें। कितने नंबर पर है ये, तो 4 मैथिल। और अब देखो OH लगा है, तो इस डबल बॉन्ड को इन को हम अलग कर देंगे, यहां कर देंगे 2 इन, और ये 6C है तो 6C से यहाँ OH 4 नंबर पर है तो 4 यहां लिख देंगे, 6C से हेक्स और डबल N लग जाएगा सिंगल बॉन्ड का, और ये हेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। यानी यदि हमारे इनमें से कोई जुड़ा है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उनको अलग कर दिया जाता है, पहले ही इन्हें हम पूर्व लग्न बना देते हैं। और यदि ये नहीं आए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लगा है, तो गिनना कहां से प्रारंभ करेंगे। चलो इसे ऐसे ही बने रहने दो, सिंगल बॉन्ड CH3 है, यही लगा है, और आपके ये इधर Br जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां 2 नंबर पर ब्रोमीन हो गया आपका, ब्रोमीन। और ये देखो अब तो कुछ नहीं है, तो 5 है, 5C से पेंट हो गया, और इधर ये डबल बॉन्ड लगा है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर और हो गया, इन इसी में प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ कोई इनमें से कोई कीटोन, एल्डिहाइड या ये एल्कोहल जुड़ा होगा, तो हम इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डों को पूर्व लग्न बना देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और भी यदि कोई त्रुटि हो या कोई समझ में नहीं आया हो
तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं और उदाहरण दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब यहाँ से आगे आएंगे हमारे टॉपिक। आप टॉपिक नहीं आएंगे, शॉर्ट आएंगे। तो शॉर्ट मतलब पहले चैप्टर के जो भी हेडिंग है, महत्वपूर्ण हेडिंग हैं, उनको एक ही टॉपिक में मैं दूंगा आपको। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों की ऐसे ही एक्स्ट्रा शॉर्ट मिलेंगे आपको। और इसके बाद मैं फिजिक्स आपको चालू कराऊंगा। तब तक सभी विद्यार्थी इनको बार बार दोहराते रहें, सभी देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।